वेलकम टू ट्रिनिटी आईएएस। आज हम उन्हीं क्लासेस की श्रृंखला में एक क्लास और लेकर आए हैं, क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाकर चल रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने 13 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम 14th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स स्टार्ट की हुई है हमने, फिस्कल पॉलिसी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, और यहां पर हमारा 14th क्वेश्चन, इंटरेस्ट पेमेंट इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दीज। तो यहां पर समझते हैं सबसे पहली बात कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जो बार बार होता है, जो रेकरिंग नेचर का होता है, जिससे कोई भी हमारा कैपिटल एसेट जनरेट नहीं होता है। कैपिटल एसेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने घर परचेज किया है तो ये आपने जो इन्वेस्टमेंट की है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आप समझिए जरा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें ओवर द ईयर मिल जाता है, हम एक साल में उसका बेनिफिट ले लेते हैं। बट अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो वहां से एक एसेट जनरेट होता है और उस एसेट को हम फर्दर ईयर्स में यूज करते हैं, जिसका बेनिफिट हम एक साल से ज्यादा लेते हैं। वहां पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मुझे बताइए हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। मान लीजिए बच्चों, आपने अपने घर के लिए लोन लिया है। अब आप बताइए, लोन की जो ईएमआई आप पे करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आप पे करते हैं वो आप एवरी मंथ पे करते हैं। ये आपका रेकरिंग नेचर का है, वो खर्चा जो बार बार हो रहा है। तो ये हमारे कौन सी आइटम है? ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है। अगर हम बात करें बच्चों अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर समझना जरा, इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है जो एवरी ईयर हमें करना है इनकर। बात समझ में आती है? अब सोचिए, हमने प्रॉफिट्स कमा लिए। प्रॉफिट्स कमाने के बाद जब हम रिजर्व्स में पैसा लेकर जाते हैं, कुछ पैसा हम रिजर्व में लेकर जाते हैं, कुछ पैसे का हम डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड किसे देते हैं? हम अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने कंपनी में अपना पैसा लगाया है, जिन्होंने कंपनी में अपनी कैपिटल लगाई है। तो अगर हम प्रॉफिट को बाद में बाइफरगेट कर रहे हैं कि कितना रिजर्व में लेकर जाएं और कितना हम डिविडेंड दें, तो ये सब चीजें हमारी P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम। तो यहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये हमारी अबव द लाइन आइटम है, मतलब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जो कि बार बार हमें इनकर करने होते हैं। तो बताइए प्लीज, इसका आंसर हमारे सामने क्या निकल कर आता है जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जो कि बार बार होगा, रेकरिंग नेचर का है, जिससे हमने कोई कैपिटल एसेट जनरेट नहीं किया है, उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं जी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको लर्न करना होगा। एज पर यूनियन बजट 2021, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू द फिस्कल इन 2021-22? वो पूछना चाह रहा है फिस्कल डेफिसिट 2021-22 में कितना रहा है। तो ये आपको लर्न करना है बच्चों, ये है 6.8%। क्या आंसर है जी इसका? 6.8%। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसिडर। बताइए कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही हैं विद रिगार्ड टू फाइनेंस कमीशन। आइए जरा पढ़ते हैं प्लीज। फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इनकरेक्ट, फाइनेंस कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सेकंड, फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वन इज करेक्ट। The recommendations made by finance commission are only consultants, मतलब ये आपको एडवाइजरी जारी करते हैं, ये कंसल्टेंट्स हैं हमारे, ये हमारे को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी हमारा सही हुआ। The first finance commission was set up in 1950. This is not correct.
आगे चलते हैं जी। तो अब इसका हम बात करते हैं, आंसर क्या होने वाला है, 2 and 3 हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिर से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, लर्न करना है। 2016-17 में फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या रहा था, तो ये हमारे पास है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 3.5% ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 3.5% का टारगेट रहा था, किसका, फिस्कल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स माइनस मार्केट बोरोविंग्स, या लास्ट हमारे पास कह रहा है सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोविंग्स एंड लायबिलिटीज। तो समझते हैं प्लीज इसका आंसर क्या है, आंसर है हमारा डी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, एक बार दोबारा से रीड करते हैं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जो हमारे बजट का डेफिसिट है। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, हमने सोचा था इतना रेवेन्यू ओवर द ईयर हम अर्न करेंगे माइनस उसमें से जो हम खर्चे करेंगे। हम हमेशा प्लान करके चलते हैं, हम अच्छे के लिए सोचकर चलते हैं कि हमारा रेवेन्यू ज्यादा आना चाहिए, बट हमारी कंट्री एक डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, जहां पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी ऐसा सेक्टर हो जहां पर हमारी गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अब इन्वेस्टमेंट करनी है, खर्चा होगा, पब्लिक से पैसा आएगा, जब आप बोरोविंग्स करेंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो आपका जो सरप्लस है वो आना अभी पॉसिबल नहीं है। आपको अपने डेफिसिट को रिड्यूस करना है, जब आप माइनस से जीरो पर आएंगे तभी आप प्लस की तरफ जाएंगे। तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, सम ऑफ बजट डेफिसिट, मतलब जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है वो ज्यादा रहा है रेवेन्यू से, वहां से जो डेफिसिट निकल कर आया, प्लस गवर्नमेंट ने जो बाजार से पैसा ले रखा है, जो बोरोविंग्स कर रखी हैं, और इसके साथ में जो सरकार की लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारी देनदारी है, और यहां पर किसकी बात हो रही है, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं, नेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, डी, सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट मार्केट बोरोविंग्स एंड लायबिलिटीज। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If interest payment is subtracted from gross fiscal deficit, the remainder will be, बच्चों ये सारी चीजें समझ में आएंगी जब हम बजट के चैप्टर को डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ हमारी जो क्लास है वो क्वेश्चन एंड आंसर क्लास है, पीवाईक्यू बेस्ड क्लास है, तो यहां पर आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हम डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट को जब हम लेस कर देते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट से, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल कर आता है, ऑप्शन 1 रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड कैपिटल डेफिसिट, थर्ड नेट फिस्कल डेफिसिट, डी मोनेटाइज्ड डेफिसिट, ई नन ऑफ द अबव। बच्चों इसका आंसर रहेगा प्राइमरी डेफिसिट। क्या आंसर रहेगा जी, प्राइमरी डेफिसिट, जो कि हमारे ऑप्शंस में नहीं है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या हो चुका है जी, नन ऑफ द अबव। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, debt creating, which of the following, debt creating capital receipts, non debt creating capital receipts, debt and non debt capital receipts, capital receipts less revenue receipts, या ई ऑप्शन none of the above। तो यहां पर हमें देखना होगा कि डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। अगर हम बात करें, डेट का मतलब क्या होता है, उधार। हम ऐसी रिसीट्स लेकर आ रहे हैं जो हमारे लिए उधार बनने जा रही हैं। अगर आप पब्लिक से बोरोविंग करेंगे, अगर सरकार बॉन्ड इश्यू करके पैसा लेकर आएगी, तो सोचिए अल्टीमेटली सरकार की लायबिलिटी है उस पैसे को ब्याज के साथ आपको वापस करना। तो वो पैसा तो कैपिटल रिसीट तो सरकार के पास आई है, बट वो डेट क्रिएटिंग आई है। तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। बात समझ में आ रही है? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या होता है? सरकार ने कैसे ये पैसा इकट्ठा किया होगा? सरकार ने अपने पुराने एसेट्स को बेचा होगा, जिसके लिए फर्दर सरकार की लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। सरकार ने ये काम कर दिया है, उसकी लायबिलिटी खत्म होती है ऑन द इमीडिएट बेसिस। तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा जी? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग कमीशन। बच्चों ये प्लानिंग कमीशन क्या है? 1950 में एस्टैब्लिश हुई है प्लानिंग कमीशन। आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग 2015 में फॉर्म हो गया था, 2014 में बंद हो गई थी क्या? प्लानिंग कमीशन। बात समझ में आ रही है? इसकी अगर हम बात करें, ये किसके अंडर आती है? प्लानिंग कमीशन। इसका क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट रीड कर देता हूं। इसका क्वेश्चन है जी, प्लानिंग कमीशन, अच्छा क्या ये मिनिस्ट्री है? इट इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसल्टेंसी सोसाइटी, एन ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन। बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को एडवाइजरी जारी करती है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, और सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो प्लानिंग करने में हेल्प करती है। तो ये एक कंसल्टेंसी का काम करती है। तो इसे हम क्या मानेंगे जी? ये हमारी कंसल्टेंसी सोसाइटी है। किसको फायदा पहुंचा रही है? हमारी गवर्नमेंट को फायदा पहुंचा रही है। आप नहीं जा सकते अपने घर की कोई प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग कमीशन के पास। सिर्फ गवर्नमेंट की प्लानिंग में गवर्नमेंट को कहां स्पेंडिंग करनी चाहिए, कहां कितना सब कुछ सोचना चाहिए, कैसे कंट्री की डेवलपमेंट को आगे लेकर जाना है, ये सब चीजें आने वाले कल का रोड मैप ये कंसल्टेंसी के तौर पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये क्या है हमारे लिए? एक कंसल्टेंसी सोसाइटी। आगे चलते हैं जी। नीति आयोग was established in 2015 in place of planning commission which was dissolved in। अभी बताया मैंने आपको ये कब डिसॉल्व हुई थी प्लानिंग कमीशन? 2014 में। आंसर क्या हो गया इसका? 2014। आगे चलते हैं जी। What is the nature of planning commission? अभी हमने डिस्कस किया है प्लानिंग कमीशन का नेचर क्या है बच्चों? ना ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई ऑटोनॉमस कॉरपोरेशन नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। तो आंसर क्या है इसका? ये क्या है जी? कंसल्टेंसी सोसाइटी। देखिए क्वेश्चन दो बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। एक आपका ये पूछा गया है, अगर हम बात करें 1994 में, और एक पूछा गया है 1996 में। 1999 में अगेन पूछा गया है। ठीक है जी, कुछ चीजें फैक्ट बेस्ड हैं जो कभी भी पूछी जा सकती हैं। नीति आयोग्स अटैच्ड ऑटोनॉमस बॉडी टू एक्टिवली लुक इनटू द प्रोग्रेस इन। अभी मैंने बताया था नीति आयोग का क्या काम है, जो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करती थी। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स and initiatives of the government of India is known as, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं DMEO के नाम से, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। बात समझ में आती है? ये भी अगेन लर्निंग क्वेश्चन है, आप लोगों को लर्न करना है। आगे चलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, अगेन वर्ड यहां पर डेफिसिट का है, और डेफिसिट से पहले जो वर्ड लगा है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो ईयरली बेस्ड होता है, जो विद इन अ ईयर हम बात करते हैं। मतलब यहां पर जो डेफिसिट की बात हो रही है, तो यहां पर खर्चे भी रेवेन्यू नेचर के आएंगे और एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू नेचर का आएगा। मतलब वो सरकारी खर्चे जो मंथली बेसिस में पूरे साल भर करने हैं, और वो इनकम्स जो मंथली बेसिस पे सरकार को हर महीने मिलने वाली है। अगर हम बात करें जीएसटी की जो कलेक्शन है सरकार की, मंथली बेसिस पर ये पैसा सरकार को मिलता है, तो ये सरकार का रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट है। और वो खर्चा जो सरकार को हर महीने करना है, अपने एम्प्लॉइज को जो सैलरी बांटनी है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो यहां पर जो रेवेन्यू डेफिसिट आएगा
वो किस वजह से आ रहा है कि सरकार अपने रोजमर्रा के जो खर्चे हैं वो भी पूरे नहीं कर पा रही है, उसमें भी कटौती हो रही है, उसमें भी डेफिसिट आ रहा है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया इंप्लाइज, एक एक करके रीड करते हैं। फर्स्ट, द इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस विच क्रिएट कैपिटल एसेट्स। बच्चों यहां पर कैपिटल एसेट तो जनरेट होता ही नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है हमारे सामने? रेवेन्यू। इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू बोरो इन ऑर्डर टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंसेस, उन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार जो पैसा उठाती है जिससे हमारा कोई कैपिटल एसेट जनरेट नहीं हो रहा है, तो यहां से जो डेफिसिट आएगा उसे हम किस नाम से जानेंगे जी? रेवेन्यू डेफिसिट के नाम से जानेंगे। तो सोचिए, सरकार जो सैलरी पे कर रही है मंथली बेसिस पे, तो क्या यहां से कोई एसेट जनरेट हो रहा है? आंसर इज नो। क्लियर है इतनी सी बात? तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following investors agencies can purchase government of India securities? कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज परचेज कर सकता है? आरबीआई? यस। कोई बताएगा मुझे आरबीआई कैसे करती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में। आपको पता है आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट्स को कंट्रोल करती है, बैंक रेट्स को चेंज करती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमारे पास आरबीआई भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एफआईआई भी कर सकते हैं, इवन डोमेस्टिक भी कर सकते हैं और फॉरेन वाले भी कर सकते हैं। तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे पास? 1 ओनली, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3। आंसर इज 1, 2 एंड 3, तीनों। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच यूनियन बजट? बताइए प्लीज, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया है? यह भी आपका लर्निंग क्वेश्चन है 2011-2012। ये क्वेश्चन एक बार और आपसे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन यूनियन बजट ऑफ 2011-2012। आज भी हमने बच्चों अराउंड 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं क्लास में। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इतने क्वेश्चंस आप रिवाइज करिए प्लीज।